नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पर। और आज मैं सुरेंद्र मोहन पाठक का नावल मकड़ चाल शुरू करने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैंने मकड़ चाल का जो सेकंड पार्ट था ग्रैंड मास्टर, वो मैंने पहले ही पढ़ दिया है ना। वो पहले से ही चैनल पे पॉडकास्ट पे अवेलेबल है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं बाद में पढ़ रही हूँ। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसा भी कर ही देते हैं कि सेकंड पार्ट पहले अपलोड कर दिया और फर्स्ट बाद में। तो कोई बात नहीं, चलता है ना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी वो नावल पढ़ा था जासूस शहज़ादी, जिसे कि कम पसंद किया गया शायद, लेकिन वो बहुत अच्छी कहानी है, सत्य घटना पर आधारित है। और अगर आप जासूसी कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए, हाँ, उसके शो के एक दो एपिसोड आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग, जिन्हें जब इन्हें डिटेक्टिव बनाया जाता है, किस तरह की इनकी ट्रेनिंग होती है, कितनी टफ़ ट्रेनिंग होती है। और आजकल तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है, बहुत चीज़ें बहुत इजी हैं। उस ज़माने में जब विश्व युद्ध हो रहा था, वर्ल्ड वॉर के समय में, तो कुछ भी नहीं था। तब इन लोगों ने किस तरह से दुश्मनों के घर में जाकर वहाँ से उनकी खबरें ला ला कर, है ना, और अपने देश में भेजा। किस तरह की हार्ड ट्रेनिंग होती थी, किस तरह से इन जासूसों के साथ व्यवहार किया जाता था, कैसे गलतफहमी में शिकार होकर अपनी जान गंवा देते थे, और कितना देशभक्ति का जज्बा था कि सब कुछ दाव पर लगा दिया, है ना। तो मतलब ये चीज़ बहुत सुनने वाली है और रोंगटे खड़े कर देती है। बहुत आपको नॉलेज होगी। और ये सब तो थोड़ा सा फैंटेसाइजिंग वाला है, ये कहानियाँ जो हम डिटेक्टिव नावल पढ़ते हैं, एंटरटेन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर सच में ही इस विषय में आपकी रुचि है, आप ऐसा पसंद करते हैं, तो आपको जासूस शहज़ादी ज़रूर सुनना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं मकर चाल। और इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका उसकी प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जा सकते हैं वहाँ देखने। तो शुरू करते हैं मकर जाल। डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला बतौर डॉक्टर अपने कारोबार में कहाँ ठहरता था, ये बहस का मुद्दा हो सकता था। लेकिन इस बारे में कोई दो राय मुमकिन नहीं थी कि उसके बनाने वाले ने उसे ऐसी शक्ल सूरत से नवाजा था कि वो किसी भी ऐसे फिल्म स्टार के मन में हीन भावना पैदा कर सकता था, जिसकी वाहिद खूबी उसकी शक्ल सूरत ही थी। वो सुथरे नयन नक्श वाला गोरा चिट्टा कद्दावर नौजवान था, जो अपने रख रखाव से फिल्म स्टार नहीं तो फैशन मॉडल तो बराबर लगता था। उम्र में 32 साल का था, क्वालिफिकेशन में एमएस था, और अपनी जानकारी के सीमित दायरे में गोल्डी के नाम से जाना जाता था। वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता था और अपने हम पेशा दोस्तों के मुकाबले में खुद को फेलियर मानता था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी की कृपा से महरूम था। अपनी प्रैक्टिस से जो मामूली या मामूली से ज़रा बेहतर कमाई उसे थी, वो उस कमाई के सामने कहीं नहीं ठहरती थी जिसके कि उसने हमेशा सपने देखे थे। उसके तमाम दोस्त रईस घरों से थे, जो डॉक्टर बनने से पहले भी अति संपन्न थे, और डॉक्टर बन के भी प्रैक्टिस और नो प्रैक्टिस अति संपन्न थे, और डॉक्टर ना होते तो भी उनका शुमार रईसों में ही होता। वो उन लोगों के घर जाता था, उनके घर के वैभव में विचरता था, पौना पौना फुट मोटे कालीनों पर कदम रखता था, कीमती क्रॉकरी में उम्दा स्कॉच के साथ डिनर करता था। तो उसके दिल में हुक सी उठती थी, कब उसको वो लग्जरी अफोर्ड करने वाली औकात बन पाएगी, कभी बनेगी भी या नहीं। उसका पिता भी डॉक्टर था, लेकिन शिष्य के लिहाज से डॉक्टर कहलाने पर उसका क्या दावा था, ये वो कभी नहीं जान सका था। उसके दादर में स्थित क्लिनिक पर उसके नाम का जो बोर्ड टंगा रहता था, उसके मुताबिक वो मेडिकल ग्रेजुएट और आरएमपी था। आरएमपी वो जानता था, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता था। लेकिन मेडिकल ग्रेजुएट का क्या मतलब था, ये ना वो कभी खुद जान सका था, और ना उसके पिता ने अपनी ज़िंदगी में उसे बताया था, और ना उस बाबत पिता से कोई सवाल करने की उसकी मजाल हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद उसने दादर वाले क्लिनिक को टेक ओवर कर लिया था, उस पर अपना फैंसी बोर्ड लगवा लिया था, और क्लिनिक को एक इंटीरियर डेकोरेटर को एंगेज करके रेनोवेट करवा लिया था। उसके अलावा पिता के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में जो इजाफा उसने किया था, वो ये था कि उसने एक आधुनिक बाला को बतौर रिसेप्शनिस्ट कम नर्स क्लिनिक के आउटर ऑफिस में बिठा दिया था। अब सजे हुए क्लिनिक में सजा दिया था।
वो क्लिनिक उसकी ज़रूरत के हिसाब से कदरन बड़ा था और इलाके में ऐसी जगह था जहाँ की आज की तारीख में उसे वो कभी अफोर्ड नहीं कर पाता। उसके पिता पता नहीं कब से उस पर काबिज था और क्यों कर हुआ था, लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी मौत के बाद अगर कोई नाम लेवा आइटम डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला के कब्जे में आई थी तो वो केवल यही क्लिनिक ही था। उस क्लिनिक में फ्रंट में काफ़ी बड़ा रिसेप्शन एरिया था। पीछे आजू बाजू डॉक्टर का निजी कक्ष और एग्जामिनेशन रूम थे। एग्जामिनेशन रूम से संबंध एक टॉयलेट था और एक छोटा सा स्टोर था। एग्जामिनेशन रूम डॉक्टर के अपने कक्ष से कदरन बड़ा था। उसमें एक दीवार के साथ लगे एक स्ट्रेचर जैसी ऊंची एग्जामिनेशन टेबल के अलावा एक शीशे के फ्रंट वाली वॉल कैबिनेट और एक स्टील की फुल साइज अलमारी थी। जिस एक और आइटम का उसकी डॉक्टरी से कोई रिश्ता नहीं था वो एक सोफ़ा था जो खोले जाने पर डबल बेड बन जाता था। बोरीवली में किस्तों में एक दो बेडरूम का आधुनिक फ्लैट मुहैया करने से पहले वो सायन में अपने पिता के साथ एक खोली जैसे अकोमोडेशन में रहता था, जिससे उसने पिता की मौत के बाद खुद मुख्तारी में कदम रखते ही किनारा कर लिया था। दादर से बोरीवली का फासला इतना ज़्यादा था कि कई बार वो अपने फ्लैट पर जाने की जगह रात को क्लिनिक में ही सो जाता था। ऐसा अक्सर होता था, इसलिए वहाँ सोफ़ा कम बेड था, गीज़र और शावर बाथ वाला टॉयलेट था और वार्डरोब जैसी लोहे की अलमारी थी जिसमें उसके इस्तेमाल के लिए कपड़ों के 3-4 जोड़े सदा मौजूद रहते थे। उसकी वहाँ रिहाइश को और सुविधाजनक बनाने के लिए उसके निजी कक्ष से एक दरवाज़ा बाहर बाजू की गली में खुलता था, जिसके जरिए क्लिनिक बंद होने पर वहाँ आया जाया जा सकता था। साइड वाले दरवाजे का वो इंतज़ाम उन लोगों को भी हतोत्साहित करने के काम आता था जो क्लिनिक आज न होने के बावजूद सामने की बत्तियां जली देखकर भीतर चले आते थे। दरवाज़ा बंद होने पर भी खटखटाने लगते थे। बाजू के दरवाजे का इस सिलसिले में कोई प्रचार नहीं था। प्राइवेट प्रैक्टिस करते उसे 4 साल हो गए थे, लेकिन उससे आधे वक्फे में ही उसे एहसास हो गया था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई करिश्मा नहीं होने वाला था जो कि उसे उसकी मिडिल क्लास औकात से उठाकर संपन्नता के अपर ब्रैकेट में पहुंचा पाता। लेकिन फिर भी उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करते रहने की उसकी आदत नहीं छूटी थी और यही वजह थी कि वो अपनी गृहस्थी में पड़ने वाले कदम को मुलतवी करता चला जा रहा था। तरक्की न कर पाने के पीछे के उसके मलाल की एक वजह ये भी थी कि वो अपने आप को बहुत योग्य, बहुत निष्ठावान डॉक्टर समझता था, लेकिन उसे अपनी योग्यता और निष्ठा का कोई सिला नहीं मिल रहा था, जबकि उसी इलाके में उससे कम पढ़े लिखे इनसिंसियर डॉक्टर चांदी काट रहे थे। उस रोज़ शाम के 7 बजने को थे, जबकि वो अपने क्लिनिक के ऑफिस में अकेला बैठा हुआ था। नर्स को उस शाम किसी पार्टी में जाना था, इसलिए क्लिनिक खुलने के 1 घंटे बाद ही 6 बजे वो चली गई थी। तब तक वहाँ सिर्फ 3 पेशेंट पहुँचे थे, जिसमें से 2 ड्रेसिंग और खांसी जुकाम के मामूली केस थे और तीसरा एक नौजवान लड़की थी जो कि पेट की किसी अलामत की शिकायत करती आई थी, जबकि एग्जामिनेशन पर उसने पाया कि वो प्रेग्नेंट थी। सुनते ही उस कुंवारी बालक के छक्के छूट गए। अब वो यूं तभी वहीं अबॉर्शन की दरख्वास्त करने लगी थी, जैसे कि वो कोई कान में से मैल निकालने जैसा काम हो। उसने बड़ी मुश्किल से किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की राय देकर उसे रुखसत किया था। मॉर्निंग क्लिनिक को मिला के उसकी उस रोज़ की तब तक की कुल कमाई 1600 रुपये थी, जबकि अबॉर्शन का केस कबूल करता तो 10,1600 होती। उसने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की तो लाइन पर कपिल कोठारी को पाया, जो कि वकील था। क्या हो रहा है? कोठारी ने पूछा। सोचो, फिर सारा दादा तंदुरुस्त हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। शायद मेरे में से कोई रेज़ फूटती हैं जो मरीज़ों को मुझसे दूर कर देती हैं। जैसे गुड नाइट मच्छरों को दूर रखती है। हाँ, अपना साबुन तब्दील कर लो ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, कैसे फ़ोन किया? गुड न्यूज़ देने के लिए। क्या गुड न्यूज़? 9 बजे डिनर पिकाडली में, रिजर्वेशन पुड़ेकर के नाम। ओके, कौन कौन शामिल है? तुम, मैं और मिसेस पुड़ेकर। बस 3 जने? हाँ, और पुड़ेकर आ सका तो आ जाएगा, ना आ सका तो समझना 2 मुल्लाओं में मुर्गी हलाल। 2 मुल्ला? एक तुम, दूसरा मैं, और मुर्गी? ये भी कोई पूछने की बात है? नमिता पुणेकर? हाँ, और कौन? तो मुर्गा ज़रूर आएगा। सच पूछो तो उम्मीद नहीं। आजकल वो बहुत बिजी है और वो हमेशा काम को तरजीह देता है, तफरी को नहीं। वेल, हमेशा तो नहीं। तुम्हारा इशारा उसके फ़िशिंग के शौक़ की तरफ है? हाँ, वो तफरी नहीं, उसकी सनक है, उसका अलग दर्जा है।
और फिर रात को तो फिशिंग नहीं होती ना। ठीक, वो बहुत बिजी है, फिर भी रिजर्वेशन उसने करवाई है। उसके नाम है। कराई उसने नहीं तो कराई किसने? मैंने, मैडम के हुक्म पर, सर की जानकारी में। आई सी। ताकि सर ना आ सके तो मैं मैडम का ख्याल रख सकूं, उसे कंपनी दे सकूं। तो फिर उसमें मेरी क्या ज़रूरत? तुम्हारी ही ज़रूरत है डॉक्टर साहब। मेरा रोल तो आया का होगा। आया? चलो, शेपरॉन सही, कंपेनियन सही। वाह, क्या कहने। नुस्खा नोट करो। नुस्खा? मैं नोट करूं? हाँ हाँ, क्योंकि ये नुस्खे डॉक्टरी में तो पढ़ाए नहीं जाते। कौन सा? फॉर लार्ज स्कॉच एंड सोडा विद 1 नम नम नमिता। तुम नशे में हो। मामूली। आगे की गुंजाइश रखनी थी ना। तो चलो 9 बजे मिलते हैं। अच्छा सुनो सुनो। लेकिन लाइन कट चुकी थी। उसने रिसीवर को वापस क्रेडर पर रखा। एक अहम तरीन सवाल अनबूझा रह गया था। पिकार्डली एशली क्राउन प्लाजा नाम के 5 स्टार डीलक्स होटल का स्पेशलिटी रेस्टोरेंट था। उसका बिल कौन भरता? कपिल कोठारी भर सकता था, क्योंकि वो सदानंद पुणेकर का खास था। वो वकील नाम को ही था, महज इसलिए था क्योंकि उसने वकालत की पढ़ाई की थी। असल में वो सदानंद पुणेकर का, जो कि अपने आप को बिजनेसमैन बताता था, लेकिन उसको लगता था कि ढका छुपा ये कोई गैंगस्टर था, ट्रबल शूटर था। पूछे जाने पर कोठारी खुद को एडवोकेट ही बताता था, लेकिन प्रैक्टिस के बारे में सवाल होने पर पूछने वाले को ये कह के चुप करा देता था, माई प्रैक्टिस इज़ लिमिटेड टू ओनली 1 क्लाइंट। पिछले एक अरसे में काफ़ी दिन वो नमिता से महज इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वो उसे किसी बढ़िया स्टैंडर्ड की जगह ट्रीट देना अफोर्ड नहीं कर सकता था, और नमिता को किसी आम मामूली बल्कि पेडेस्ट्रियन जगह पर जाना कबूल नहीं था। उस दौरान खुद किर्स करके उसने इतनी रकम जमा की थी कि वो उसे किसी उसकी पसंद की बढ़िया जगह ले जा पाता, और हाल में वो इस बाबत उससे बात करने ही वाला था कि फ़ोन आ गया था। उसे मालूम था कि रात की प्रस्तावित पार्टी में अगर सदानंद पुणेकर पहुंच जाता तो बिल हर हाल में वो ही देता, और वो ना भी पहुंचता तो बिल उसकी तरफ से कोठारी देता। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी था कि वो बिल अदा करने की हैसियत बनाकर पार्टी में शामिल होता, और इत्तेफाक से ही उसकी वो हैसियत उस रोज़ बनी हुई थी। उसे बिल भरना पड़ता तो अलबत्ता इस बात का उसे मलाल ज़रूर होता कि ऐसा उसे तब करना पड़ रहा है जब कबाब में हड्डी की तरह कोठारी मौजूद होता। पिकार्डली के एक शाम का डिनर का बिल 1500-16,000 से कम का क्या होता? तौबा, गरीबी में कितनी बड़ी लानत थी ये। कब तक वो अपने उस कमतरी को छुपा कर रख सकता था? ज़्यादा देर तक तो बिल्कुल नहीं। उसके दिल ने गवाही दी। फिर क्या होगा? जो होगा बुरा होगा। उसने घड़ी पर निगाह डाली। फिर उसने उठकर बाहर रिसेप्शन एरिया की बत्तियां बुझाई, स्टील की अलमारी में से विस्की की 1/2 भरी बोतल बरामद की और एक जाम तैयार किया। वापस अपने कक्ष में आकर यथास्थान बैठा और विस्की चुसकता सोचने लगा। बावजूद अपनी मामूली हैसियत के कैसे वो सर्किट का अंग बना था? अपने पिता की मौत के वक्त शमशान घाट पर पहली बार उसे कपिल कोठारी दिखाई दिया था। उसने खुद उसे बताया था कि वो उसके पिता का दोस्त था, जबकि अपने पिता की ज़िंदगी में उसे पिता के उस दोस्त की कभी कोई खबर ही नहीं लगी थी। दूसरी बार वो उससे कोई 6 महीने पहले बांद्रा में एक मिडिल क्लास बार में मिला था, और यूँ मोहब्बत से मिला था जैसे उससे मिलने को तरस रहा हो। दोनों ने चीयर्स बोला था और दुनियादारी की हल्की फुल्की बातें की थी, जिनमें से उसे पता चला था कि कोठारी उससे कोई 5 साल बड़ा था, उसकी तरह गैर शादीशुदा था। फोर्ट के इलाके में उसका ऑफिस था और उन दिनों वो गोरई में कहीं रहता था। उसके बाद कुछ अरसा तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन उनकी मुलाकात हुई। सिंगला ने हर मुलाकात पर ड्रिंक्स का भरपूर आनंद उठाया और यादगार टाइम पास किया, इसलिए भी कि बिल हर बार कोठारी ने भरा। उन्हीं मुलाकातों में से एक मुलाकात के दौरान कोठारी उसे गोरई लेकर गया, जहाँ की बीच रोड पर एंड समुद्र के सामने उसका छोटा सा कॉटेज था। ये तो बड़ी उजाड़ सी जगह है, यहाँ दिल लग जाता है तुम्हारा? तब सिंगला ने कहा था। जब नहीं लगता तो फोर्ट में जाकर रहता हूँ ना। वहाँ जिस फ्लैट में मेरा ऑफिस है वो मेरा अपना है। ऑफिस 2 कमरों का है, बाकी के 2 कमरे रिहाइश के लिए फर्निश्ड हैं। आजकल कहाँ रहते हो? वीकेंड्स पर यहाँ, बाकी दिन फोर्ट में, या जैसा मेरा जी चाहे। और वीकेंड्स के अलावा यहाँ रहने का जी तो क्या चाहता होगा? चाहता तो है, आजकल चाहता है।
वजह? मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ। शहर की चिल्लम पो के मुकाबले यहाँ पे बड़ी शांति है। यहाँ लिखने में बड़ा दिल लगता है मेरा। हैरानी है, तुम नॉवल लिख रहे हो? इसमें हैरानी की क्या बात? नहीं, वो तुम वकील हो ना? हाँ, तो क्या हुआ? वकीलों पर नॉवल लिखने के मामले में पाबंदी है क्या? अरे वो बात नहीं है, लेकिन वकालत की मसरूफियत में। मेरी वकालत इतनी मसरूफ़ नहीं, मैं एक ही क्लाइंट के लिए काम करता हूँ ना। ओह हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, वो बाजू का वो बड़े वाला कॉटेज देख रहे हो ना, वो महल जैसा, जिसके सामने मेरा ये कॉटेज झोपड़ा जान पड़ता है। हाँ, मेरे उस इकलौते क्लाइंट का है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। है कौन वो? बड़ा आदमी है, नाम सदानंद पुड़ेकर है। उम्र दराज आदमी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक क्षण को बड़े रंगीन भाव प्रकट हुए और गायब हुए। बीवी कड़क जवान है उसकी, और हसीन ऐसी कि देखोगे ना तो गश खा जाओगे। मैं? तुम नहीं। मैं क्लाइंट की, बल्कि यूँ कहो कि एम्प्लॉयर की बीवी पर निगाह मैल ही नहीं कर सकता ना। वाह, क्या कहने, सच कह रहा हूँ। इस वक्त ताजमहल घर पर होगा। ताजमहल? बीवी? ओ, लेकिन सही कहा, ताजमहल ही है वो। देखो और मर जाओ। नहीं, इस वक्त घर पर कोई नहीं है, होती तो मैं पहले वहीं हाजिरी भरता। ठीक है, नॉवेल कैसा लिख रहे हो? जासूसी, मर्डर मिस्ट्री? कैसे लिखते हो, कागज़ कलम लेकर? ये नहीं, टाइप करता हूँ। कंप्यूटर पर या शायद लैपटॉप? टाइपराइटर पर। आजकल के ज़माने में भाई मुझे अच्छा लगता है। टाइपराइटर की ठक ठक से मूड बनता है, रिदम बनता है ना। कंप्यूटर तो यूँ लगता है जैसे मुर्दे की पसलियाँ टटोल रहे हों। वेरी वेल सेड। अच्छा ये बताओ, ड्रिंक यहीं लोगे या वापस चलकर किसी बार में? अभी तो मूड नहीं है, इसलिए वापस चलकर। ठीक है। वो एक क्षण ठिठका। उसने आप पलक सिंगला की तरफ देखा। क्या है? सिंगला तनिक विचलित भाव से बोला। डॉक्टर साहब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बल्कि पूछना चाहता हूँ। क्या? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? प्रॉब्लम है तो बराबर, अंधे तो दिखाई देती है। मैं तो फिर वकील हूँ, क्या माजरा है? बेफिक्र होके बोलो। डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला ने बोला, अपनी माली दुश्वारियों का पूरा ब्यौरा उसके सामने रखा। ये सोच कर ना रखा कि कोठारी कोई हल सुझा देगा या दुश्वारियों से खुद ही निजात दिला देगा। इसलिए रखा कि जिक्र से दिल हल्का होता था। बड़ी दुश्वारी उसकी कमज़ोर मेडिकल प्रैक्टिस थी, जिसकी वजह से वो अपने किश्तों में खरीदे फ्लैट की किश्त भी नहीं भर पाता था, और नतीजन फ्लैट तो छिन ही सकता था, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ सकती थी, भारी फजीयत हो सकती थी, क्लिनिक तक कुल्क हो सकता था। सिंगला खामोश हुआ तो कोठरी ने लंबी संजीदा हुंकार भरी। मैं सोचूंगा इस बाबत। तुम सोचोगी? तुम क्या कर सकते हो? मालूम पड़ेगा। मुझे 2 दिन का टाइम दो। तुम ऐसा करो, तुम बुध को दोपहर के करीब मेरे ऑफिस में आना। तुम्हारे ऑफिस में आऊँ? हाँ, ये लो मेरा कार्ड पकड़ो। इस पर ऑफिस का पता और फ़ोन नंबर दर्ज है। अगर ऑफिस ढूंढे ना मिले तो काला घोड़ा के इलाके में पहुंचकर फ़ोन लगाना, ठीक? ठीक तो है, लेकिन अरे भाई, वकील ट्रबल शूटर होता है। ट्रबल शूटर का काम फीस के एवज में लोगों की ट्रबल्स को शूट करना होता है। अपना काम ही तो करूँगा मैं। कोई फ़र्क होगा तो खाली ये कि तुम्हारा काम मैं बिना कोई फीस लिए करूँगा। ठीक? ठीक। बुधवार दोपहर को। हाँ। निर्धारित दिन, निर्धारित समय पर, निर्धारित जगह डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला ने हाजिरी भरी। वहाँ ऑफिस के रिसेप्शन पर सजावटी युवती मौजूद थी, जिसे कि उसकी आमद की खबर थी। सिंगला के मुंह से उसका नाम निकलते ही उसने भीतरी पार्टीशन के बंद दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। वो दरवाज़ा लांद कर सिंगला भीतर अपनी एग्जीक्यूटिव टेबल के पीछे मौजूद एडवोकेट कपिल कोठारी के रूबरू हुआ। आओ। उसे देखते ही कोठारी संजीदगी से बोला, बैठो। सिंगला एक कुर्सी पर ढेर हुआ। वो रिसेप्शनिस्ट? हाँ बोलो, क्या हुआ उसे? निधि बहुत खूबसूरत है। नौजवान भी। सच पूछो तो यहाँ मुलाजमत की उसकी यही इकलौती क्वालिफिकेशन है। सजावटी सामान? भाई सभी रिसेप्शनिस्ट होती ही ऐसी हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर से बढ़िया ऑफिस बनवाने के बाद रिसेप्शन पर अम्मा तो नहीं बिठाई जा सकती ना, मखमल पर टाट तो नहीं लगाया जा सकता ना। ठीक, लेकिन है सिर्फ रिसेप्शनिस्ट और कुछ नहीं। और क्या?
तुम बताओ। नहीं, और कुछ नहीं। लिहाजा चील के घोंसले में माँ सेफ है। मैं चील नहीं, ये घोंसला नहीं, उसने रूखे स्वर में कहा। सॉरी, मैंने तो महज एक मिसाल दी थी। तुम यहाँ मिसालें देने आए हो? नहीं सॉरी। तो असल मसले पर आ जाए। हाँ हाँ प्लीज़। मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम पर गौर किया है। उससे सिंगला के स्वर में वितर्षणा का पुट आ गया। मेरे हाथ क्या आया? इतने बेसब्रे तो नहीं। सॉरी। हाथ बढ़ाओगे तो कुछ हाथ आएगा ना। मतलब? तुम्हें गार्जियन बैंक जाना होगा। यहाँ फोर्ट में क्रॉफोर्ड मार्केट के बाजू में उसकी ब्रांच है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ जाके क्या होगा? वहाँ से तुम्हें कर्जा मिलेगा। कितना? जितना तुम्हें चाहिए होगा, जितना तुम्हारी माली दुश्वारियों का हल होगा। और गिरवी क्या रखना होगा? खुद को? नहीं, खुद को गिरवी रख के तो तुम वहाँ के बाइसिकल खरीदने लायक रकम भी नहीं हासिल कर सकोगे। डॉक्टर साहब, मजाक किया है, दिल पे मत ले लेना इस बात को। सिंगला खामोश रहा। एक मुश्त कितनी रकम से तुम्हारा बेड़ा पार होगा? वो 20 लाख। लेकिन आधी भी मिले तो मैं। पूरी मिलेगी। बैंक से? गार्जियन बैंक से? हाँ। बिना कुछ गिरवी रखे? हाँ। सिंगला ने उस बात का एक क्षण मनन किया। वो बिना जमानत के? वो फिर बोला, नहीं। हाँ, फिर क्या फ़ायदा? मैं ऐसा जमानती नहीं पैदा कर सकता जो इतनी बड़ी रकम की मेरी जिम्मेदारी ले सके। वो जमानती पैदा हो चुका है। क्या? जमानती पैदा हो चुका है? कौन? मैं? तुम जमानती? हाँ। ओह नो, क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम्हें मालूम है क्या प्रॉब्लम है? मैं कर्जा ना लौटा सका तो उसे लौटाना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? कि तुम कर्जा ना लौटा सको। कैसे भला? आइंदा दिनों में तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी और तुम्हारी कमाई में इस कदर इजाफा होगा कि बैंक की रकम लौटाना तुम्हारे लिए मामूली काम होगा। सिंगला ने आहसी भरी। क्यों तुम मुझे सपने दिखा रहे हो? क्या हर्ज है? देख लो। पहले सपने देखो, फिर उन्हें साकार होता देखो। अच्छा, हाँ ठीक है, सोचूंगा इस बाबत। सोचना क्या है भाई? जो करना है करके नक्की करो। आओ चलें बैंक। बैंक? हाँ हाँ, वहाँ हमारा इंतज़ार हो रहा है। लेकिन अब छोड़ो भी, बंद करो लेकिन वरना मैं समझूंगा तुम्हें कर्ज की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगला हिचकिचाता हुआ उठकर खड़ा हुआ। कर्जे का चेक उसे उसी रोज़ मिल गया। उसके बाद प्रैक्टिस में इजाफा भी सामने आने लगा। उसके क्लिनिक में रोज़ इक्का दुक्का ऐसे पेशेंट आने लगे कि डॉक्टर सिंगला को, जिसे उसके कपिल कोठारी नाम के पड़ोसी ने, वाकिफकार ने, बारमेट ने, फेलो एडवोकेट ने वगैरह वगैरह ने रिकमेंड किया था। फिर उसे अपने करियर का पहला दौलतमंद पेशेंट मिला। वो मिसेज एंड मिस्टर सदानंद पुणेकर का फैमिली फिजिशियन बन गया, कर्टसी एडवोकेट कपिल कोठारी। उसे बताया गया कि वो करोड़पति बिजनेसमैन था जो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में था। ग्रांट रोड पर जिसका ऑफिस था और गोरई में आवाज़ था। वो क्या इम्पोर्ट करता था और क्या एक्सपोर्ट करता था? कोई माकूल जवाब नहीं मिला। डॉक्टर सिंगला ने इस बात को ये सोच कर नज़रअंदाज कर दिया कि उसने उसके बिजनेस से क्या लेना देना था। अहम बात ये थी कि वो रईस आदमी था और अपने डॉक्टर की मोटी मुँह मांगी फीस भर सकता था। सिंगला के बतौर डॉक्टर पुणेकर का पहला मुआयना करने की नौबत आई तो अजीब स्थिति पैदा हो गई। पेशेंट ने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया। जो करना है ऐसे ही करो। अब वो नहीं हो सकता। क्यों? मिस्टर पुणेकर, ये ज़रूरी है। आपकी ज़िद पर अपना मुआयना मैं किसी तरह भी कर लूँ तो अभी तो आपका ट्रीटमेंट होना है ना, तो कपड़े उतारे बिना ये नहीं हो सकता। मालूम। तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? भुनभुनाते हुए उसने कपड़े उतारे तो हुज्जत की वजह सामने आई। कपड़ों के नीचे पेट पर वो कोई 5 इंच चौड़ी बेल्ट बांधे था जिसमें कि जिप लगी कोई पॉकेट्स थी। मनी बेल्ट? करोड़पति आदमी का शक्ल था या सनक थी? डॉक्टर ने मन ही मन सोचा। पता नहीं कितना माल वो उस मनी बेल्ट में भर के हर घड़ी अपने साथ रखता था। 53 वर्षीय पेशेंट के अपने मुआयने से डॉक्टर सिंगला ने पाया कि उसे किसी भी तरीके से चौकस तंदुरुस्ती का मालिक नहीं करार दिया जा सकता था। वो ओवरवेट था,
हैवी ड्रिंकर था, हैवी स्मोकर था और कंपल्सिव ईटर था। उसका बीपी हाई पाया गया, कोलेस्ट्रॉल हाई पाया गया और ट्रेडमिल पर वो 2 मिनट भी पूरे नहीं कर सका था। अलबत्ता टेस्ट से कोई नुक्स नुमाया नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये मुमकिन थी कि नुक्स नुमाया होने लायक वो ट्रेड पर मिल पर चला ही नहीं था। उस संपूर्ण प्रक्रिया से उसे फिर गुजरने को बोला गया तो उसने इनकार कर दिया। उसे एंजियोग्राफी की राय दी गई, उसने साफ इनकार कर दिया। डायबिटीज़ उसे ना निकली, लेकिन वो कोई बड़ी तसल्ली नहीं थी, क्योंकि अपने लाइफस्टाइल के मद्देनज़र उसके लिए वो तैयार केस था। इन्हें अभी हाल ही में एक अटैक आ चुका है, उसकी बीवी ने, नमिता पुणेकर ने बताया। सिंगला सक पकाया। हाल में कब? यही कोई 6-7 महीने पहले। फिर तो एंजियोग्राफी और भी ज़रूरी है। मामूली, वो बहुत ही माइल्ड अटैक था, पुणेकर बीच में बोला। लेकिन वो पहला भी नहीं था। जी हाँ, वो एक झटका इन्हें हमारी शादी से पहले भी लग चुका है। कब? कोई 3 साल पहले। अरे वो भी माइल्ड था, बिल्कुल ना होने जैसा। पुणेकर तनिक झल्लाया। मिस्टर पुणेकर, आप इस बात को बहुत कम करके आंक रहे हैं। अरे मैंने बोला ना, माइल्ड अटैक इस बात की गारंटी नहीं होता कि आगे वायलेंट अटैक नहीं होगा। होता है ना, अभी दोबारा हुआ तो वायलेंट किधर हुआ है, माइल्ड ही तो हुआ। तो इससे आप अपनी खुशकिस्मती जानिए, तकदीर हमेशा साथ नहीं देती। अरे डॉक्टर साहब, शुभ शुभ बोलो यार, मेरी बीवी घबरा जाएगी। लेकिन तुम अभी सुनो सुनो। जी फरमाइए। जो कुछ मुझे पहले हुआ या हाल में हुआ, मैं उससे पूरी तरह से रिकवर कर चुका हूँ। अब मैं वहम नहीं पालना चाहता। अब मिस्टर पुणेकर, ये वहम का नहीं, एहतियात का मामला है। नो, अच्छे भले आदमी को महंगे टेस्ट कराने को बोलने का आजकल फैशन हो गया है। सब कुछ टेस्ट तो नहीं बताना होता है, तो डॉक्टर साहिबान को खुद क्या आता होता है, उनका खुद का तजुर्बा क्या होता है। सिंगला हकबकाया सा उसका मुंह देखता रहा। कैसा आदमी था सदानंद पुणेकर नाम का वो शख्स? 2 हार्ट अटैक झेल चुके शख्स की तो जान सूली पर टंगी जान पड़ती थी, और इसे कोई परवाह ही नहीं थी। क्या समझे वो उसे, दिलेर या मूर्ख? उसने पुणेकर के पहले डॉक्टर की बाबत सवाल किया तो पता चला कि वो देश पांडे नाम का कार्डियोलॉजिस्ट था, जो 70 के पेटे में था और अब मुंबई से अपनी प्रैक्टिस बंद करके हमेशा के लिए अपने बेटे के पास कनाडा में बसने जा रहा था। उसने फ़ोन पर डॉक्टर देश पांडे से पुणेकर के बारे में बात की तो उसे बताया गया कि उसका नया पेशेंट हर उस बीमारी के लिए तैयार केस था जो उसकी उम्र और उस जैसे लाइफस्टाइल वाले शख्स को हो सकती थी। दिल फिलहाल चौकस था, लेकिन ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, ओवर ईटिंग की वजह से कभी भी कोई भी गुल खिल सकता था। फिर मिसेज नमिता पुणेकर की बारी आई। मालूम हुआ कि वो पुणेकर की तीसरी बीवी थी। पहली 2 को क्या हुआ ना मालूम हो सका, और उम्र में उससे 25 साल छोटी थी। पहली मुलाकात में ही उस परी चेहरा औरत ने नए डॉक्टर को ऐसा भाव दिया कि डॉक्टर पसीने पसीने तो हुआ ही, बाद में उसके ख्याल भर से बाग बाग भी कम ना हुआ। बाग बाग होने के सिलसिले में आइंदा इजाफा ही हुआ और होता चला गया। विद और विदाउट पुणेकर आइंदा दिनों में दोनों की कई बार मुलाकातें हुई। वैसी ही एक मुलाकात अब नरीमन पॉइंट पर स्थित एशली क्राउन प्लाजा के पिकाडिली नाम के रेस्टोरेंट में होने जा रही थी। पिकाडिली में वो 10 मिनट लेट पहुंचा। नमिता पुणेकर और कपिल कोठारी को उसने हॉल के एक कोने में एक ऐसी टेबल पर बैठे पाया जिसकी एक तरफ दीवार थी और आजू बाजू की 2 तरफ सजावटी पार्टीशन थी, जिसकी वजह से वहाँ कदरन प्राइवेसी थी। उसने दोनों का अभिवादन किया। फिर वो कोठारी के पहलू में बैठने लगा तो नमिता ने हाथ बढ़ाकर उसकी बाँह थामी और उसे खींचकर अपने करीब बिठा लिया। कोठारी के इशारे पर तत्काल वेटर वहाँ पहुँचा। तत्काल उसे भी ड्रिंक सर्व हुआ। सबने चीयर्स बोला। टेबल पर बिछा मेजपोश उसके दोनों तरफ बहुत नीचे तक लटक रहा था और उसकी ओट से नमिता का हाथ धीरे से सरका और सिंगला की जांघ पर आकर पड़ा। उस एक्सप्रेस एक्शन पर बड़ी कठिनाई से सिंगला ने अपनी हड़बड़ाहट छुपाई। उसने भवें उठाकर नमिता की ओर देखा। नब्ज देखने का है, वो धूर्त भाव से बोला। क्या? वो कुछ नहीं, डॉक्टर और मरीज़ के बीच की बात है। तुम्हें क्या हुआ है? अभी होगा। व्हाट नॉनसेंस! वो होठ दबाकर हंसी। उसने अपना ड्रिंक चुसका। साहब कहाँ पर हैं? बातचीत का रुख बदलने की गरज से सिंगला बोला। साहब नहीं आ रहे, अभी उनका फ़ोन आया था, ज़रूरी काम में फंस गए। सॉरी बोला।
हमें कैरी ऑन करने को कहा। ओह, आह बोलो भाई। सिंगला हड़बड़ाया, फिर मेज़ पर कोठारी के सामने पड़ा उसका सिगरेट का पैकेट उठाया और एक सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगा। तुम्हें साहब के ना आने का अफसोस हुआ जान पड़ता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। यानी कि खुशी हुई है? किस बात की? साहब के ना आने की? अरे मैंने ये कब कहा? नहीं कहा, लेकिन जब अफसोस नहीं हुआ तो खुशी ही हुई होगी। खामखा। वो हंसी, हाथ ने और हरकत की। सिंगला ने बड़े अरमान से उसकी तरफ देखा। वो इतनी खूबसूरत थी, देखकर यकीन ही नहीं होता था कि कोई आदमजात इतनी खूबसूरत हो सकती थी। उसकी रंगत गोरी तो थी ही, ऐसी गोरी थी जैसे कि जाफरान मिले दूध की होती है। बाल शहद के रंगत के थे और बड़े स्टाइल से कटे हुए थे। नैन नक्श नक्काश के तराशे जान पड़ते थे। लंबी गर्दन ऐसी थी कि कोई चीज़ निकलती थी तो गले से उतरती दिखाई देती जान पड़ती थी। आंखों की रंगत सुरमई थी और होठ गुलाबी के पंखड़ियों जैसे पतले और गुलाबी थे। वश का उभार, कमल का खम, फूलों का भारीपन ऐसा था कि खजुराहो की मूर्तियाँ याद आती थीं। सोच के हैरत होती थी कि वो रंभा, वो उर्वशी, वो मेनका पुणेकर जैसी शख्स की बीवी थी, शक्ल सूरत के लिहाज से जिसका कोई कल सीधा नहीं था। भगवान ने जब वो जोड़ी बनाई थी तो पता नहीं उसने पुणेकर का तस्वुर नमिता को सजा के तौर पर किया था या नमिता का तस्वुर पुणेकर को किसी इनाम के तौर पर किया था। हल्की फुल्की चुहलबाजी के दौरान ड्रिंक्स का दौर ख़त्म हुआ और डिनर की बारी आई। उस सारे सिलसिले के दौरान नमिता का मेजपोश के नीचे छुपा हुआ हाथ एक क्षण के लिए भी अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आया था। यहाँ तक कि डिनर सर्व हो जाने के बाद वो खाना भी एक हाथ से ही खाती रही। डिनर से उसके बाद की कोनियाक ब्रांडी मिली काफ़ी से उसने फारिग होते होते 12 बज गए। कैसे आए? एकाएक कोठारी ने पूछा। अपनी कार पर? हाँ, और कैसे आता? मैं आज फोर्ट में ही ठहरूंगा, इसलिए तुम मैडम को लेकर निकल लो, बशर्ते कि मैडम को कोई एतराज़ ना हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं। गुड। वैसे भी तुम दोनों की मंजिल का 80% रास्ता तो एक ही है। नहीं भी होगा तो क्या डॉक्टर साहब मुझे ड्रॉप करने से इनकार कर देंगे? नो, नेवर। सी, तो निकल लो, कोठारी बोला। वो बिल सिंगला संकोचपूर्ण स्वर में बोला। अरे उसकी फिक्र ना करो, जाओ, वरना मक्खी बढ़ जाएगी। कोठारी दबे स्वर में बोला। मक्खी? हाँ हाँ, खीर में। अब खबरदार जो खीर की बाबत सवाल किया तो। ये क्या बातें हो रही हैं? अपनी पर्सनल बातें हो रही हैं मैडम, आप कान मत दीजिए। सिंगला और नमिता वहाँ से रुखसत हुए। सिंगला की कार एक सफ़ेद रंग के सेकंड हैंड ज़ेन थी जिसमें दोनों सवार हुए और दोनों का मुंबई के एक सिरे से दूसरे सिरे का सफ़र शुरू हुआ। गोरई पहुंचकर नमिता के कहने पर उसने कॉटेज से परे ही कार को रोक लिया। तत्काल नमिता रेशम की गठरी की तरह उस पर ढेर हो गई और आतुर भाव से उसके चेहरे पर दहकते चुम्बन अंकित करने लगी। ओ गोल्डी, आई लव यू, आई लव यू, वो चुम्बनों के बीच बार बार फुसफुसा रही थी। सिंगला कस कर उसे अपने साथ लगाए रहा और मुंह से कुछ ना बोला। बोलता भी तो क्या बोलता? क्या करेंगे हम, क्या बनेगा हमारा, वो कह रही थी। अच्छा सवाल था, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन जवाब किसके पास था? कोई देख लेगा। फिर वो धीरे से बोला, इस वक्त? क्या पता लगता है। ओह, तीव्र अनिच्छा का प्रदर्शन करती हुई वो उससे अलग हुई। कुछ क्षण खामोश रही। फिर एकाएक नमिता ने दोनों हाथों से उसका सर थामा और उसे जबरन झुकाकर अपने सीने से लगा लिया। कुछ सुनाई दिया? हाँ। क्या? धक 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 धक। गलत। गोल्डी 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 नहीं। हाँ, तुम मेरे रोम रोम में बसे हो। मेरी खुशकिस्मती। उसने अपनी पकड़ ढीली की। सिंगला सीधा होकर बैठा। तो मैं चलूँ? वो बोला। ज़रूर, लेकिन एक बात सुनकर तो जाओ। हाँ। वो बाहर जा रहा है, वीकेंड पर वो यहाँ नहीं होगा। कहाँ जा रहा है? शायद पणजी, अब पक्का नहीं मालूम, लेकिन कहीं दूर जा रहा है और शुक्रवार शाम का गया, सोमवार से पहले नहीं लौटेगा। क्या समझे? समझा तो सही कुछ। शुक्रवार रात, शनिवार इतवार रात, 3 रातें हमारी और सिर्फ हमारी होंगी। एक तुम, एक मैं और कोई नहीं। बोलो हाँ। हाँ। वो फिर कस कर उससे लिपट गई।
अब जाती हूँ, शुक्रवार फ़ोन करूँगी, लेकिन उसके जाते ही फ़ोन करूँगी। मेरी कॉल का इंतज़ार करना। ज़रूर। गुड नाइट माय लव। वो कार से उतरी और फिर सामने सुनसान सड़क के अंधेरे में विलीन हो गई। सिंगला ने कार को यू टर्न दिया और वापस लौटा। मेन रोड पर पहुंच जाने के बाद उसने हेडलाइट्स ऑन की। उसका नशा हिरण हो चुका था और उसके जिस्म में रह रहकर कपकपी दौड़ जाती थी। ऐसी मुलाकात के बाद हमेशा उसकी अकल कहती थी कि वो आँख से खेल रहा था, लेकिन दिल अकल की बात को खातिर में लाने को तैयार ही नहीं होता था। वो जानता था पुणेकल के सामने उसकी हैसियत वही थी जो एक राजा के सामने रंक की होती थी, और ये भी जानता था कि उस परी चेहरा औरत ने, उस तौबा शिकन हुस्न की मलिका ने एक मर्द से नहीं, उसकी दौलत से, उसकी सुख सुविधा से, उसकी ऊंची हैसियत से शादी की थी। एक महारानी से कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो अपना तमाम वैभव त्याग कर मंगते के साथ हो ले? हो भी ले तो हो लेने कौन देगा? ऐसे वक्त पर उसे पुणेकल की याद आती थी तो वो उसे एक खतरनाक दानव जैसा लगता था। उसे उनके अफेयर की भनक भी लगती तो वो सिंगला को जिंदा ना छोड़ता। उसे दोनों तरफ आंख बराबर लगी हुई जान पड़ती तो वो दोनों को जान से मार डालता। ऐसे वायलेंट आदमी से तलाक का तो बीवी की मंशा बन भी जाती तो कोई मतलब ही नहीं था। उस अफेयर में कुछ नहीं रखा था। फिर भी एक आह भरते हुए उसने सोचा, कितना कुछ रखा था। जिस औरत की एक मुस्कुराहट के लिए लोग जान दे सकते थे, वो उस पर और सिर्फ उस पर मरती थी। सिर्फ वो उसके दिल की धड़कन था। बोरीवली ईस्ट में मारुति अपार्टमेंट्स में उसका फ्लैट था। उसने अपने लिए रिजर्व पार्किंग में अपनी कार रोकी और जाकर उजाड़ पड़ी 9 मंजिला इमारत में दाखिल हुआ, जिसकी चौथी मंजिल पर उसका फ्लैट था, और लिफ्ट पर सवार होकर जहाँ तक वो पहुँचा। फ्लैट का मुख्य द्वार खोलकर वो भीतर दाखिल हुआ और स्विच बोर्ड पर से कुछ स्विच ऑन किए। अपनी टाई की गांठ को ढीला करता हुआ वो आगे बेडरूम की ओर बढ़ा और एकाएक ठिठक गया। वहाँ कोई मौजूद था। उसने गौर से सामने देखा तो एक सोफ़ा चेयर पर स्कीवी और डेनिम के स्कर्ट धारी एक युवती को पसरे बैठा पाया। उसकी टांगें सामने को फैली हुई थी और पैरों में वो चमड़े की काली बेलीज पहनी हुई थी। उसके बाल उसके कंधों पर और सोफ़ा चेयर की पीठ पर बिखरे हुए थे। लड़की की आंखें खुली थीं, होठ अधखुले थे और वो उसके लिए सर्वदा अपरिचित थी। हेलो, कौन हो भाई तुम? भीतर कैसे पहुंची? बंद फ्लैट में दाखिल कैसे हुई? कोई उत्तर नहीं मिला। उसके जिस्म में कहीं कोई हरकत तक ना हुई। कितनी देर उसकी पलक तक ना झपकी। फिर वजह उसकी समझ में आई। हौलनाक वजह, वो मरी पड़ी थी। उसके फ़ोन कॉल के जवाब में जो पुलिस अधिकारी डॉक्टर सिंगला के फ्लैट पर पहुंचा, वो एक अधेड़ आयु का भारी भरकम इंस्पेक्टर था, जिसने कि अपना नाम मनोहर पावटे बताया। वो और उसके साथ आए पुलिसिए कुछ अर्सा लाश के हवाले रहे। फिर वो उनसे अलग हुआ और परे एक दीवार से टेक लगाए खड़े सिंगला के करीब पहुंचा। तो डॉक्टर साहब, आपको पक्का है कि आपने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा? हाँ। ये भी नहीं मालूम कि ये कौन है? हाँ। कोई अंदाज़ा भी नहीं? नहीं। शायद पेशेंट हो कोई? नहीं है। आप अपने हर पेशेंट को पहचान सकते हैं? हाँ। और कुछ याद रहे या ना रहे, सूरत तो याद रह ही जाती है। और बतौर पेशेंट ये सूरत आपको याद नहीं? हाँ जी। शायद ये खुद पेशेंट ना हो, लेकिन कभी किसी पेशेंट के साथ आपके क्लिनिक पर आई हो। सिंगला ने उस बात पर विचार किया। और इस वजह से आपको इसकी सूरत याद ना हो, क्योंकि ये खुद तो पेशेंट नहीं थी ना? हाँ, हो सकता है ये, लेकिन इतना मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि मेरा कभी इससे पहले वास्ता नहीं पड़ा। मैंने कभी इसे रूबरू नहीं देखा। तो फिर ये आपके फ्लैट में क्या कर रही है? ये भी कोई पूछने की बात है? अपनी अंतिम यात्रा कर रही है। क्या? मतलब मरी पड़ी है? मेरा ये मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था आपका? जिस लड़की को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिससे आपका कोई दूर दराज तक का वास्ता नहीं, उसका आपके फ्लैट में क्या काम? मैं तो खुद हैरान हूँ सर। आप कहते थे कि आपका तो फ्लैट ही लॉक्ड था। हाँ जी। जब यहाँ से गए थे तो मेन डोर को बाहर से ताला लगा कर गए थे। सर, ये कोई पूछने की बात है? जवाब दीजिए। हाँ। क्या हाँ? सुबह मैं मेन डोर को ताला लगाकर ही गया था, और जब लौटे थे तब भी ताला बदस्तूर बंद पाया था। हाँ।
चाबी और किसके पास है? किसी के पास नहीं। कभी कोई डुप्लीकेट चाबी किसी रिश्तेदार को, किसी यार दोस्त को, किसी पड़ोसी को दी हो लेकिन वापस लेना भूल गए हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इस फ्लैट की एक ही चाबी है जो कि मेरे और सिर्फ मेरे पास है। वो ही कभी किसी को दी हो, मसलन किसी मेंटेनेंस जॉब के लिए यहाँ के केयरटेकर को? नहीं सर, यहाँ कभी कोई मेंटेनेंस का काम होता है तो मैं उसे अपने सामने अपनी मौजूदगी में कराता हूँ, चाबी किसी को नहीं देता। आप इस फ्लैट में ओरिजिनल अलॉटी हैं? नहीं, 2.5 साल पहले मैंने इसे ख़रीदा है। फिर तो हो सकता है कि कोई चाबी ओरिजिनल अलॉटी के पास रह गई हो, जो उसने आपको सौंपी ना हो या सौंपना भूल गया हो। हाँ सर, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई चाबी किसी के काम नहीं आ सकती। क्यों? क्यों भला? क्योंकि फ्लैट को टेक ओवर करते ही मैंने मेन डोर का बिल्ट इन लॉक इसी वजह से तब्दील करा दिया था कि चाबी कहीं किसी दूसरे के पास ना हो और वो उसका कोई बेजा इस्तेमाल ना कर सके। बहुत समझदारी का काम किया आपने तो। फिर ये लड़की अंदर कैसे पहुंची? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना सर, मैं तो खुद हैरान हूँ। हमारा मेडिकल एग्जामिनर कहता है कि इसकी मौत हुए कई घंटे हो चुके हैं। हाँ, हो सकता है, बतौर डॉक्टर एक निगाह में मेरे को भी ऐसी लगा। आप यहाँ कितने बजे लौटे थे? मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता दीजिए। सर, 2 बजे के करीब। किस वक्त गए थे? सुबह 9 बजे। निकल के कहाँ गए थे? दादर में अपने क्लिनिक पर, जो 10 बजे खुलता है। सारा दिन खुला रहता है? नहीं, 1 बजे बंद होता है और फिर शाम 5 बजे खुलता है और 8 बजे बंद होता है। तो 1 बजे के बाद किस वक्त आप यहाँ लौटे थे? कौन बोला? कोई नहीं, अभी तो आप ही बोलेंगे। मैं क्यों बोलूँगा? आप ये कहना चाहते हैं कि बीच में आप यहाँ नहीं लौटे थे? हाँ, मैं सुबह 9 बजे का निकला, एक ही बार यहाँ लौटा था, रात 2 बजे। बीच में आप कभी यहाँ नहीं लौटते? नहीं, कभी कभार लौटता हूँ, मेरा घर है, लेकिन आज नहीं आया। साबित कर सकते हैं? आप साबित कर सकते हैं कि मैं बीच में किसी वक्त यहाँ लौटा था? अभी सवाल आपसे हो रहा है। आपसे भी हो रहा है सर। सवाल पूछना मेरा काम है, नाजायज़ सवाल पर एतराज़ उठाना मेरा काम है। मेरा सवाल नाजायज़ है? आपका क्या ख्याल है? उसने बेवजह हुंकार भरी, धीरे धीरे कई बार सहमति में सर हिलाया और फिर बोला, अगर आप सच में 9 बजे यहाँ से निकले थे और उसके बाद आधी रात के बाद ही लौटे थे तो ये बात आपके हक में जाती है, क्योंकि ये दोपहर बाद किसी वक्त मरी जान पड़ती है। आप कसमें कहते हैं कि आप दोपहर बाद यहाँ नहीं लौटे थे? हाँ, कहता हूँ। या उसके बाद लौटे हूँ? नहीं लौटा था। शाम को मैं अपने क्लिनिक में था। उसके बाद 12 बजे के करीब तक मैं होटल एशली क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट पिकाडिली में था, जहाँ की मैंने दोस्तों के साथ डिनर किया था। इतनी हाई फाई जगह आप क्लिनिक से ही उठ के चल दिए? फ्रेश होने या कपड़े तब्दील करने घर नहीं आए? या इन कामों की ज़रूरत नहीं समझी? समझी, बराबर समझी, लेकिन ये सब इंतज़ाम मेरे क्लिनिक में है। अच्छा, ड्रेस चेंज करने का भी? हाँ। चेकअप करने पर यह बात आपकी सही है गलत स्थापित हो जाएगी। हाँ, तो आप शौक से कीजिए ना। हाँ, तो ड्यूटी से करेंगे, जब मर्जी करिए। अभी? क्या? तांबे? एक सब इंस्पेक्टर लपक कर इंस्पेक्टर के करीब पहुंचा। साहब कहते हैं कि इनके दादर स्थित क्लिनिक में रिहायशी इंतज़ाम भी है। डॉक्टर साहब से क्लिनिक की चाबी लो, पता जानो और अभी जाकर चेक करो। सब इंस्पेक्टर ने सहमति में सर हिलाया। कुछ क्षण खामोशी रही। आपने सुना नहीं? इंस्पेक्टर एकाएक कर्कश स्वर में बोला। क्या? क्या? सिंगला तनिक हकलाया। चाबी दीजिए और पता बताइए। सिंगला ने झिझकते हुए दोनों काम किए। सब इंस्पेक्टर तांबे वहाँ से रुखसत हो गया। तो डिनर आपने पिकाडिली में किया, जो कि होटल एशली क्राउन प्लाजा में है, दोस्तों के साथ? हाँ। कौन दोस्त और कितने? 2। एक कपिल कोठारी, जो कि एडवोकेट हैं, और दूसरी मिसेस नमिता पुणेकर, जो कि मेरी पेशेंट हैं और एडवोकेट कोठारी की वजह से जिनसे मेरी वाकफियत है। वाकफियत?
हाँ, सिर्फ? हाँ। सिंगला के स्वर में भी सख्ती का पुट आ गया। और डिनर के बाद आप सीधे यहाँ लौटे? नहीं, पहले मैडम को उनके घर ड्रॉप किया, फिर यहाँ आया। और लाश की बरामदगी के कितनी देर बाद आपने पुलिस को फ़ोन किया? देर का क्या मतलब, फ़ौरन कर दिया। मैडम का पता बोलिए और एडवोकेट साहब का भी। आप मेरे डिनर के साथियों को इस वारदात में क्यों घसीटना चाहते हैं? मैं किसी को कहीं नहीं घसीट रहा, यह आपकी स्टोरी को चेक करने का रूटीन है। दोनों एड्रेस बोलिए और टेलीफोन नंबर भी। सिंगला ने बोले, जो कि इंस्पेक्टर ने डायरी में नोट किए। बाय द वे, बतौर डॉक्टर आपकी क्या स्पेशलिटी है? मैं एमएस हूँ और जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, यानी कि आप हर तरह के केस देखते हैं। हाँ, अबॉर्शन के भी। सिंगला ने घूर कर इंस्पेक्टर को देखा, लेकिन इंस्पेक्टर उसके घूरने से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। जवाब दीजिए। नहीं। कभी कभार भी नहीं? नहीं। फिर भी ऐसा कोई केस आ जाए तो क्या करते हैं? जब आता ही नहीं तो? मैंने फिर भी बोला ना, क्या करते हैं? किसी दूसरे डॉक्टर को रेफ़र करते हैं। मैं ऐसे किसी डॉक्टर को नहीं जानता। ज़रूरत आन पड़ने पर जानकारी पैदा तो कर सकते होंगे। मतलब क्या है आपके इन सवालों का? क्या वो लड़की प्रेग्नेंट थी? इंस्पेक्टर के जवाब दे पाने से पहले एक सादे कपड़ों वाला व्यक्ति, जो कि पुलिस का टेक्नीशियन जान पड़ता था, करीब पहुंचा। इधर काम ख़त्म है, वो बोला। कुछ मालूम पड़ा? उसने इनकार में सर हिलाया। ठीक है, जा सकते हो। और वो चला गया। मरने वाली के जिस्म पर, पीछे इंस्पेक्टर बोला, किसी तरह के चोट के निशान, जो कि किसी जोर ज़बरदस्ती की चुगली करते हों, नहीं है। आप डॉक्टर हैं, आप तो जान चुके होंगे वो कैसे मरी। नहीं, मैं नहीं जानता। वजह? ये जानना मेरा काम नहीं है। इसलिए आपने ऐसी कोई कोशिश नहीं की? हाँ, आपके डॉक्टर ने जाना? जो भी जाना वो पोस्टमार्टम से मालूम हो जाएगा। बहरहाल मौत की वजह जानने के लिए आपने लाश का मुआयना नहीं किया था? हाँ, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या? इंस्पेक्टर खामोश रहा। और मैं इनकार करूं तो भी चलना होगा। ये तो धांधली है। हाँ, तो भी चलना होगा। लेकिन क्यों? मैं क्या सस्पेक्ट हूँ? सस्पेक्ट? किस बात के? भाई मुझे क्या मालूम, आप बताइए क्या मैं मर्डर सस्पेक्ट हूँ? आपके ख्याल से उस लड़की का कत्ल हुआ है। मेरे ख्याल की क्या कीमत है? फिर भी मुझे नहीं मालूम वो कैसे मरी। तो फिर खुद को मर्डर सस्पेक्ट क्यों कहा? और क्या वजह हो सकती है इतनी रात गए मुझे थाने ले जाने की? आप मटेरियल विटनेस हैं, खास गवाह हैं, क्योंकि लाश आपके घर से बरामद हुई है। ये मेरी बदकिस्मती है तो सही, क्योंकि आप सच बोल रहे हो या झूठ, जहमत तो आपको होगी, लेकिन जहमत आपको कम से कम हो, ना होने के बराबर हो। इस बाबत कोई कदम आप ही उठा सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? आप सच बोल सकते हैं। आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मददगार बनने वाला रवैया अख्तियार कर सकते हैं। आप पुलिस से कुछ भी छुपाने से परहेज़ कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कोई वजह ही नहीं। अरे ऐसा इरादा होने की? मैंने जो कुछ बोला है पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से बोला है। वो आपके मन माफिक नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी खातिर झूठ बोलूँ? ये कहूँ कि मैं मरने वाली से वाकिफ़ था, जबकि मैं उसे कतई नहीं जानता। नहीं। उसकी अपेक्षा के विपरीत इंस्पेक्टर प्रभावित स्वर में बोला, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। ऐसी गलत बयानी तो मौजूदा हालात में कोई सिरफिरा ही कर सकता है, और आप तो डॉक्टर हैं। हाँ तो फिर? लेकिन ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं कि डॉक्टर सिरफिरा नहीं हो सकता। क्या क्या कहा आपने? जो आपने सुना। आप मुझे सरफिरा कह रहे हैं? आपको पूरी तरह से चेक किया जाएगा। आपके किरदार के हर पहलू को परखा जाएगा। ये भी एक पहलू है, इसलिए चलिए। वे थाने पहुंचे, जहां इंस्पेक्टर मनोहर पावटे डॉक्टर सिंगला को पहली मंजिल के एक कमरे में लेकर आया। यहाँ बैठिए और सोचिए। सोचूं? क्या सोचूं? कुछ भी जिसमें आपकी भलाई हो। कुछ भी? भलाई? कैसी भलाई?
देखिए, अगर आप सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी सियाने ने आपको बहुत बढ़िया फिट किया है। यहाँ बैठ के आप सोचिए, दिमाग लड़ाइए, ऐसा शख्स कौन हो सकता है? कोई दोस्त, कोई मेहरबान, कोई दुश्मन, कोई पेशेंट? कौन कौन हो सकता है जिसने आपके मत्थे वो लाश मंडी और आपके लिए इतना बड़ा पंगा खड़ा कर दिया? अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपने कुछ नहीं किया, तो करने वाला कोई तो होगा ना, कोई तो बराबर होगा। यहाँ बैठ के सोचिए, ऐसा शख्स कौन हो सकता है? ज़रूर कुछ सूझेगा। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता वो वहाँ से चला गया। सिंगला धम से वहाँ पड़ी कुर्सी में से एक पर बैठा। उसने अपनी कोहनियाँ सामने पड़ी मेज़ पर टिकाई और हाथों से माथा थाम लिया। कौन? उस सवाल के जवाब में एक ही नाम उसके जहन में कौंधा, सदानंद पुणेकर। यकीनन वही, और कोई तो हो नहीं सकता था। उसके ऐसा सोचने की वजह थी, मजबूत वजह थी। 2 हफ्ते पहले एक रोज़ आधी रात को उसके फ़ोन की घंटी बजी थी, जिसकी वजह से वो सोते से जागा था। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया था तो लाइन पर सदानंद पुणेकर को पाया था। डॉक्टर, उसकी स्थिर संजीदा आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। डॉक्टर सिंगला, तुम ही हो ना लाइन पर? हाँ, क्या बात है? उसने अनमने भाव से जवाब दिया था। फ़ौरन अपने क्लिनिक पर पहुँचो। क्लिनिक पर पहुँचूँ? इस वक्त? हाँ, फ़ौरन। बात क्या है? एक इमरजेंसी आन पड़ी है जिसे तुम ही हैंडल कर सकते हो। कितने टाइम में पहुँचोगे? वो 30 मिनट तो लगेंगे। ठीक है, बराबर टाइम मेरे को भी लगेगा। मिलते हैं जल्दी। और लाइन कट गई। तूफ़ानी रफ्तार से कार चलाता वो दादर अपने क्लिनिक पर पहुंचा। उसके 2 मिनट बाद सदानंद पुणेकर वहाँ पहुंचा। फ्रंट से रिसेप्शन से होकर आने की जगह उसने आकर उस साइड डोर से दस्तक दी थी जो कि बाजू की गली में खुलता था और जिससे सीधे सिंगला के निजी कक्ष में दाखिला पाया जा सकता था। उसके साथ एक भारी बदन वाली औरत थी जो कि स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ फैंसी साड़ी पहनी थी। ब्लाउज़ ऐसा था कि उसकी बाहें ही नहीं, उन्नत वर्ष से जरा ऊपर तक कंधे भी नंगे थे। अपने बाएं हाथ से अपने दाएं कंधे पर वो एक सफ़ेद नैपकिन दबाई थी जो कि काफ़ी सारा लाल रंग में रंगा हुआ था। पुणेकर के इशारे पर उसने नैपकिन वाला हाथ क्षण भर को कंधे से परे किया तो ये देखकर सिंगला के मुंह से सिसकारी निकल गई कि उसके कंधे पर गोली लगी थी और वहाँ से इतना खून बह चुका था कि उसे हैरानी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी थी। वो खामोशी से कुर्सी पर ढेर हुई, उसकी आंखें मुंद गई और सर छाती पर झुक गया। क्या है ये? सिंगला के मुंह से निकला। ये भी कोई पूछने की बात है? गोली निकालो, पुणेकर सख्ती से बोला। यहाँ? हाँ, जहाँ तुम्हें मुनासिब लगे, बाजू के कमरे में या सामने। इसे अस्पताल नाम ना लो। जो करना है तुम्हें करना है, यहीं करना है और अभी करना है। लेकिन पुणेकर साहब, टाइम ज़ाया ना करो। दोस्त का काम है दोस्त के काम आना, समझे? दोस्त? तुम और मैं? नहीं। हाँ, लेकिन वेकिन सब बाद में। इसे गोली लगी है, ये मेडिको लीगल केस है, पुलिस को इसकी खबर होनी चाहिए। मेरे को मालूम क्या होना चाहिए। मेरे को क्या होना चाहिए नहीं मांगता। क्या? अभी का अभी होना चाहिए मांगता, और वो तुम करोगे अभी या बाद में, पुलिस को खबर किए बिना करोगे। हाँ बोलो। मैंने ऐसा कोई काम पहले नहीं किया। बंडल, तुम सर्जन हो? काहे नहीं किया? नहीं किया तो जानते हो ना कैसे किया जा सकता है, तभी तो सर्जन हो। नहीं किया तो आप करो। पुणेकर साहब, ये गैर कानूनी काम है। मेरे को मालूम, तभी तो अपने खास को, अपने करीबी को करने को बोला ना। खास? करीबी? मैं? और कौन? बात खुल गई तो मेरा मुकाम जेल होगा। नहीं खुलेगी मेरी, सदानंद पुणेकर की गारंटी। और साथ में ये, उसने जेब से निकालकर 100-100 के नोटों की 2 गड्डियाँ मेज पर फेंकी। पंगा होगा। नहीं होगा, मेरा जिम्मा। लेकिन माजरा क्या है? बाद में बताऊंगा जो भी पूछोगे। कुछ तो अभी बता दीजिए, कैसे इन्हें गोली लगी? ये किस वारदात में शामिल थी? किसी वारदात में शामिल नहीं थी, किसी क्राइम में शरीक नहीं थी। बदकिस्मती से वहाँ मौजूद थी जहाँ गोली चली, एक हादसे का शिकार हुई है बस। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप इन्हें हॉस्पिटल
बस भी कर दो। आई एम सॉरी मिस्टर पुणेकर, मैं 20,000 रुपये की खातिर अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को, अपनी आज़ादी को दांव में नहीं लगा सकता। अरे डॉक्टर, ये डाउन पेमेंट है, वो नहीं है। बाद में कुछ भी मांगना, अपनी मदद की कोई भी कीमत लगाना। सिंगला खामोश रहा। ठीक है, सुनो, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ, जिसके कई जगहों पर कई नाइट क्लब, कई जुए के अड्डे चलते हैं। किसी को इस बात की कोई खबर नहीं। इस शेडी कारोबार को बड़ी होशियारी से एक कारपोरेट सेटअप से कवर करके रखा हुआ है। इसी वजह से ग्रैंड रोड पर मेरा फैंसी ऑफिस है और ओट के लिए, दिखावे के लिए मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। आज कोलाबा में चलती मेरी एक क्लब में गोली चल गई, जिसमें ये जख्मी हुई। अब मैं इन्हें हॉस्पिटल तो भेज नहीं सकता। ये अस्पताल ले जाई गई तो तुम्हारी ज़बानी में मेडिको लीगल केस बनेगा और मेरा क्लब एक्सपोज हो जाएगा। ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इसको चुपचाप अटेंड किया जाना ज़रूरी है और ये काम तुम करोगे। बोलो, क्या कहते हो, हाँ या ना? ना। क्यों? तुम्हें मेरी दोस्ती कबूल नहीं? क्योंकि मैंने तुम पर अपनी हकीकत उजागर कर दी? क्योंकि एक गैंगस्टर को अपना दोस्त कहने में तुम्हें शर्म आती है? बोलो, जवाब दो। जवाब तो मैं जवाब देते वक्त इस बात का ध्यान रखना, डॉक्टर देश पांडे तुम्हारे से कहीं ज़्यादा मुअज़्ज़िज़, कहीं ज़्यादा तजुर्बेकार और कहीं ज़्यादा बड़ी हैसियत वाला डॉक्टर था और मेरे ये काम वो बिना ही हुज्जत के, बिना दोबारा कहलवाए कर देता था। सालों से करता चला आ रहा था। कमाल है, यानी कि आपके क्लबों में गोली चलना आम बात है? आम बात नहीं है, लेकिन भरपूर एहतियात बरतने के बावजूद कभी कभार इक्का दुक्का वाक़या हो ही जाता है। कोई नशे में बहक कर ये काम करता है तो कोई आदतन फसादी निकल आता है। जिस पब्लिक प्लेस पर गोली चली हो और वो किसी को लगी भी हो, वहाँ पुलिस के कदम पड़ना लाजमी होता है। फिर उस जगह का बिजनेस चलता नहीं रह सकता, ख़ास तौर से जुआ घर, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी होता है। पुलिस के आमद मतलब मेहमानों और स्टाफ सबके लिए शामत। मैं अपने किसी ठिए पर पुलिस की आमद अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो भी गोली चलने के बाद। इसलिए ये यहाँ है जिसे इत्तेफाक से गोली लगी है, इसलिए मैं यहाँ हूँ जिसकी ये जिम्मेदारी है, और इसलिए तुम यहाँ हो जो कि गोली निकाल सकते हो। निकालोगे? नहीं। अच्छा, अब ये अड़ी बंद करो और कीमत बताओ। मैं ये गैरकानूनी काम किसी कीमत पर नहीं करूँगा। इसे कहीं और ले जाइए आप। बहुत खून बह गया है, कहीं और ले जाने में ये मर जाएगी, ये यहाँ भी मर सकती है। ऐसा हुआ तो फिर मुझे पुलिस को फ़ोन करना ही होगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। तुम ना मेरी कदर करोगे और ना मेरी दोस्ती की। मुझे आपकी पूरी कदर है पुणेकर साहब, आपका दोस्त कहलाना मेरे लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन दोस्ती का इतना बड़ा इम्तिहान मैं नहीं दे सकता। अच्छा, फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है। क्या? मैं इसे कहीं और लेकर जाता हूँ और एक गोली और मार देता हूँ। बल्कि कहीं ले जाने की क्या ज़रूरत है, मैं ये काम यहाँ भी कर सकता हूँ। कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक नहीं 2 गोलियाँ चलानी होंगी, एक इन पर और एक मुझ पर। हाँ हाँ, गवाह कौन छोड़ता है? ठीक, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है तो तुम दोस्त ही रहोगे, भले ही तुम मेरे किसी काम में ना हो और तुम्हें मेरा कोई भी काम करना कबूल ना हो। इस काम आना कबूल नहीं, और कोई सेवा हो तो ज़रूर बताइए। और सेवा करोगे या उसमें मीन मेघ निकालोगे? नहीं, मैं बिल्कुल करूँगा। तो सेवा ये है जो यहाँ गुजरी, इसे अभी भूल जाओ। मेरी यहाँ आमद का, इसे गोली लगी होने का किसी से जिक्र नहीं करना, समझे? मैं आपसे वादा करता हूँ। तो फिर समझ लो हम अभी भी दोस्त हैं। थैंक यू। उसने औरत को नैपकिन वाले हाथ की बाह पकड़कर झिझोड़ा। औरत ने बड़े यत्न से आंखें खोली। उठ के खड़ी हो, पुणेकर सख्ती से बोला। वो अपने स्थान से हिल भी ना सकी। उसने सर उठाकर बड़े कातर भाव से सिंगला की तरफ देखा। उस वक्त जो विशालकाय औरत उसे ऐसी मुर्गी की तरह लगी जिसे एहसास था कि वो जिभा की जाने वाली थी। उसकी कातर निगाहों ने ही सिंगला को जता दिया कि वो कैसी भी हालत में थी, सुन सब रही थी। एकाएक उसे अपने भीतर कुछ होता महसूस हुआ। उसने जोर से थूक निकला।
पुणेकर ने जबरन उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। डॉक्टर, वो औरत कांपती फुसफुसाती आवाज़ में बड़ी कठिनाई से बोल पाई। हाँ प्लीज़। हाँ, सिंगला बोला। मेरा खून तुम्हारे सर होगा। सिंगला का दिल ज़ोर से उछला। पुणेकर औरत को जबरन बाहर की तरफ चलाने लगा। रुको, पुणेकर ठिठका। उसने गर्दन घुमाकर प्रश्नसूचक नेत्रों से सिंगला की ओर देखा। इसे भीतर एग्जामिनेशन रूम में लिट के चलते हैं। और आगे उसका ईश्वर ही जानता था कि वहाँ के असीमित साधनों से लोकल एनेस्थीसिया के तहत कैसे उसने औरत के कंधे से गोली निकाली। उसकी बाकी की रात वहीं गुजरी। सुबह औरत को साथ लेकर पुणेकर वहाँ से चला गया, पीछे 20,000 रुपये की 2 गड्डियाँ छोड़कर, जो उसकी माली ज़रूरत के बावजूद लावारिस उसके दराज में पड़ी रहीं। 3 दिन बाद वो औरत चेकअप के लिए अकेली टैक्सी में सवार उसके क्लिनिक में पहुंची तो चेकअप के बाद किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर नोटों की वो दोनों गड्डियाँ उसने उस औरत को, जिसका कि वो नाम तक नहीं जानता था, सौंप दी। औरत की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसके बाद और 3 दिन बाद एक बार वो औरत फिर आई और उसके बाद वो कहानी ख़त्म हो गई। हफ्ते भर बाद कुरियर से उसे पुणेकर का 50,000 रुपये का चेक मिला, जिसे ना जाने क्या सोचकर उसने ना भुनवाया। क्या जल्दी थी, उसने खुद को खोखली तसल्ली दी। चेक 3 महीने तक वैलिड होता था। असल में वो सिंध मनी कबूल करने के अपने में हिम्मत पैदा होने का इंतज़ार करना चाहता था। वो वाक़या याद करने के बाद अब उसे यकीनी तौर पर जान पड़ रहा था कि मौजूदा वाक़ये का भी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रिश्ता सदानंद पुणेकर से ही था। उसके फ्लैट में मृत पाई गई लड़की ज़रूर उसकी कोई बारबाला थी या उसकी किसी क्लब से किसी और तरीके से संबंधित थी। ज़रूर यही बात थी और कोई बात तो हो ही नहीं सकती थी। लेकिन ये सवाल तो फिर भी अपनी जगह कायम था कि वो बंद फ्लैट में दाखिल कैसे हुई, किस इरादे से हुई। उसका ताल्लुक पुणेकर से था तो पुणेकर ने उसकी बाबत उसे खबरदार क्यों नहीं किया था? या वो कोई नया षड्यंत्र था, अनजाने में उसे जिसका शिकार बनाया जा रहा था? ऐसा भी था तो क्यों उसे क्यों का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर मनोहर पावटे ने भीतर कदम रखा। क्या सोचा? सिंगला के माथे पर बल पड़ गए। मेरा मतलब है, कुछ याद आया? अच्छा वो नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। ये लो ऑफिस की चाबी। थैंक यू। आपने सब चेक कर लिया? हाँ। चौकस पाया? हाँ। शुक्र है। और क्या जाना? और लड़की की बाबत कुछ जाना? क्या? एक तो यही जाना कि उसके पास कोई हैंडबैग या पर्स नहीं था, जो कि हैरानी की बात है, लेकिन उसकी पोशाक कीमती थी और उसके अंडरगारमेंट्स पर SS कड़ा हुआ था। उसके नाम के प्रथम अक्षर इनिशियल्स होंगे। शायद। इन इनिशियल्स से बनने वाली किसी लड़की के किसी नाम से वाकिफ़ हो? नहीं। इतनी जल्दी जवाब मत दो, जरा सोच लो। नहीं, मैं नहीं जानता। अपनी प्रैक्टिस में आप नार्कोटिक्स प्रेस्क्राइब करते हैं? हाँ, सारे डॉक्टर्स करते हैं। आम तो नहीं, लेकिन कभी कभार। रिकॉर्ड रखते हो? हाँ जी। हम वो रिकॉर्ड चेक करवाना चाहते हैं। किस हासिल की खातिर? शायद उसमें किसी ऐसे पेशेंट का, फीमेल पेशेंट का नाम दर्ज हो जिसके नाम के इनिशियल्स SS हो। ठीक है, कीजिएगा। लोकल नार्कोटिक्स का जिक्र किस लिए? वो लड़की एडिक्ट थी, मॉर्फिन के ओवरडोज से मरी है। ओह। फिर इंस्पेक्टर उसे दादर उसके क्लिनिक पर ले गया। वहाँ नार्कोटिक्स के रिकॉर्ड में 3 ऐसे फीमेल पेशेंट दर्ज पाए गए जिनके इनिशियल्स SS थे। सुभद्रा सुहाने, शांता सिंधे और सुनीता शर्मा। इंस्पेक्टर ने क्लिनिक से ही तीनों को फ़ोन किया। तीनों ने फ़ोन कॉल का खुद जवाब दिया, यानी कि मरी हुई लड़की इन तीनों में से कोई नहीं थी। इंस्पेक्टर को बहुत नाउम्मीदी हुई। एक उम्मीद अफजा लीड किसी काम नहीं आई। 4 दिन बाद दोपहर के करीब इंस्पेक्टर मनोहर पावटे ने डॉक्टर सिंगला के क्लिनिक में फिर कदम रखा। सिंगला ने सशंक भाव से उसकी तरफ देखा। टेंशन नहीं लेने का डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए कोई नया प्रॉब्लम लेकर नहीं आया। तो फिर कैसे आए? बोलता हूँ, बैठिए। थैंक यू। जी फरमाइए।
उस लड़की की शिनाख्त हो गई। अच्छा, कैसे? उसकी कीमती पोशाक की वजह से ही हुई आखिरकार। उसकी स्कीवी और स्कर्ट ब्रांडेड गारमेंट्स थे। आखिर मुंबई के उन शोरूम की पड़ताल करनी पड़ी जो कि वो गारमेंट्स स्टॉक करते थे। आखिरकार हेनस रोड के एक शोरूम से पता चला कि कोई 8 महीने पहले उनके यहाँ से वो पोशाक श्यामली सावंत नाम की एक नौजवान लड़की को बेची गई थी। इतने अरसे बाद भी उन्हें अपना वो ग्राहक याद रहा। वजह थी याद रखने की, वरना कौन याद रखता है। क्या? लड़की ने स्कर्ट में ऑल्टरेशन करवाई थी, उसकी लंबाई को 2 इंच छोटा करवाया था और इस वजह से उसका नाम और फ़ोन नंबर नोट किया गया था। अब बोलिए, इस नाम से आपके जहन में कोई घंटी नहीं बची? नहीं, आप नहीं जानते उसे? भाई जब मैंने उसका नाम ही नहीं सुना तो। आपके पड़ोस में रहती थी वो। जी जी हाँ। आपका मतलब है मारुति अपार्टमेंट्स में 4th फ्लोर पर? इतना पड़ोस में तो नहीं बोला मैंने। तो आपके इलाके में, बोरीवली ईस्ट में, एकता नगर में, जिसके बाजू में आपकी सोसाइटी बिल्डिंग है। ओह, इतनी बड़ी मुंबई है। हैरानी की बात नहीं कि आपके फ्लैट पर मरी पाई गई वो लड़की आपके इतने करीब रहती थी। है तो सही, लेकिन वजह भी है। क्या? वो असल में मेरा अपना फ्लैट लॉजिंग फॉर द नाइट का रिश्ता है, इसलिए वहाँ या आसपास किसी से मिल मुलाकात का कोई इत्तेफाक ही नहीं होता। ठीक। वैसे कौन थी वो लड़की, क्या करती थी? कलाकार थी। एकता नगर के जिस बसारती अपार्टमेंट में वो रहती थी वो उसकी बनाई कलाकृतियों से भरा पड़ा पाया गया। बोले तो स्टूडियो था उसका। आर्टिस्ट थी तो फिर तो मशहूर होगी। हैरानी की बात नहीं, इतने दिनों उसे किसी ने मिस नहीं किया। नहीं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। पहली वजह तो ये कि वो तन्हाई पसंद थी। दूसरा, शौकिया आर्टिस्ट थी, अपनी मौज के लिए पेंटिंग्स करती थी। पेंटिंग से किसी कमाई की उम्मीद नहीं करती थी और ना ही उसे कमाई की कोई ज़रूरत थी। क्यों? मोहताज नहीं थी वो कमाई की? आमदनी का कोई और ज़रिया था? नहीं तो? कोल्हापुर के किसी रईस ख़ानदान से थी, काफ़ी सारा पैसा विरसे में ही मिला था। गैर शादीशुदा थी, कोई स्टेडी बॉयफ्रेंड भी नहीं था, अपने आप में मस्त रहने की आदी बताई जाती थी। ऐसी लड़की कहीं गायब हो जाए तो क्या किसी के कान पर जू रहेंगी? वही तो। फिर भी एकता नगर में जो इक्का दुक्का शख्स उसे जानता था उसका कहना है कि बहुत शाह खर्च थी, लेकिन कोई करीबी नहीं था, इसलिए जाहिर है पैसा अपने ऊपर ही खर्च करती होगी। किसी ने कहा कि वो किसी डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला से वाकिफ़ थी। खुश हो जाओ डॉक्टर साहब। किस लिए? नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। ओह, शुक्र है। सच पूछो तो एकता नगर में उसके आसपास पड़ोस में एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने कि डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला का नाम भी सुना हो। मेरी बदकिस्मती। लेकिन इस मामले में तो खुशकिस्मती समझो। चलो ऐसे ही सही। बहरहाल अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी ना कि उस लड़की की बाबत जो मैंने आपसे कहा था सच कहा था। तभी तो यहाँ हाजिर भरने आपको गुड न्यूज़ देने के लिए आए। आप निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत तो खैर मैं अभी नहीं हो सकता। क्यों? अरे जनाब, घर में लाश पड़ी मिली हो, हर वक्त आंखों के सामने उसका नज़ारा रहता हो, रात को नींद खुलती हो तो लगता हो कि सोफ़ा चेयर पर लाश तब भी पड़ी थी, तो मैं निश्चिंत कैसे हो पाऊँगा? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। वक्त बड़ी बड़ी बातें भुला देता है इंस्पेक्टर साहब। ये बात तो अभी भी अपनी जगह कायम है कि वो भीतर कैसे पहुंची। जाहिर है किसी ने अपनी कारीगरी से आपका ताला खोला। जो काम एक बार हो सकता है वो दोबारा नहीं हो सकता। क्या मतलब? ताला फिर खुल जाएगा और इस बार भीतर मेरी लाश पड़ी पाई गई तब? हाँ, हो सकता है ऐसा भी। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ अरसे के लिए रात के वक्त आपके फ्लैट की निगरानी का इंतज़ाम कर दूंगा। बावजूद इसके कि केस क्लोज़ हो चुका है? क्लोज़ तो नहीं हुआ है। अब महकमे को इस बात की तफ्तीश ज़रूरी लग रही है कि मॉर्फिन के ओवरडोज की वजह से लड़की खुद थी या किसी ने उसे ज़बरन इस स्थिति में ला दिया था। जबरन? आपका मतलब है ये कत्ल का केस भी हो सकता है? बराबर। अब ज़रा सोचें, अगर उसने मॉर्फिन का ओवरडोज अपनी बॉडी में खुद इंजेक्ट किया तो ऐसा उसने कैसे किया होगा और कहाँ किया होगा? कहीं भी। वैसे भी सहूलियत की जगह तो उसका घर, उसका स्टूडियो ही है। ठीक, लेकिन ओवरडोज से मरी वो कहीं भी हो सकती है, घर में, घर से बाहर, या फिर आपके फ्लैट पर।
अगर वो अपने घर या घर से बाहर मरी तो इसका मतलब है कि उसकी डेड बॉडी किसी और शख्स ने आपके फ्लैट में पहुंचाई। पर क्यों? वो आपके फ्लैट पर मरी तो उसका वहाँ क्या काम? एक बिल्कुल अनजाने शख्स के फ्लैट में वो क्या करने आई और कैसे वो भीतर दाखिल हुई? डॉक्टर साहब, जब तक इन तमाम सवालों का जवाब महकमे को नहीं मिल जाता ये केस ओपन रहेगा। ये केस तभी बंद होगा जब ये तय हो जाएगा कि उस लड़की की मौत एक हादसा थी या उसने खुदकुशी की या उसका कत्ल हुआ। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू, लेकिन कुछ और भी कीजिएगा। क्या? इस केस से ताल्लुक़ रखता कभी कुछ नया सूझे तो फ़ौरन बिना वक्त ज़ाया किए थाने में हाजिरी भरिएगा। भरेंगे ना? हाँ, थैंक यू। अभी जाता हूँ मैं। एक बात बता कर जाइए आप सर। हाँ, पूछिए। किस तरीके से मेरा आपसे पीछा छूट सकता है? हंसिए मत, जवाब दीजिए। वो फ़ौरन संजीदा हुआ। मेरे से छूट सकता है, लेकिन पुलिस से नहीं छूट सकता। आपसे कैसे छूट सकता है? मेरी तो प्रमोशन होने वाली है, किसी भी दिन ऑर्डर जारी हो सकता है। फिर थाने में मेरी जगह SHO कोई और होगा। हो, तो आप ACP बनेंगे? कहाँ जाएंगे? पता नहीं। रहेंगे तो आप मुंबई में ही ना? हाँ भाई, मुंबई में पुलिस की नौकरी करते हैं तो मुंबई में ही रहेंगे ना। चलिए, एडवांस में आप बधाई कबूल कीजिए। कर ली, शुक्रिया। और वो चला गया।